हेलो फ्रेंड्स, देखें लैंडमार्क बाद। ठीक है, कल देखा था जो जीवन की उत्पत्ति से और लास्ट तक कैसे निम्न कोटि के जीवों से उच्च कोटि के जीवों का निर्माण हुआ है और उनके जो प्रमाण थे वो प्रमाणित हो गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं लैमार्क की। ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने किताब लिखी है फिलोसफिक जूलॉजी। कौन सी है? फिलोसफिक फिलोसफिक जूलॉजी जूलॉजी ये किताब इन्होंने लिखी है 1809 ईस्वी में। इतना ध्यान रखना है। ठीक है, एक ही किताब है इनकी और फिलोसफिक जूलॉजी 1809 ईस्वी में लिखी है इन्हें और प्रकाशित हुई है। इनका जो मानना एक कहानी के तौर पर समझ सकते हैं। इनकी एक कहानी है लैमार्कवाद की। ठीक है, लैमार्क मतलब जो लैमार्क ने अपना वाद प्रस्तुत किया है उसी को कहा जाता है लैमार्कवाद। ठीक है, अब पूरी कहानी के हिसाब से अगर परीक्षा में पूछा जाए लैमार्कवाद, ठीक है, तो उसमें आराम से आप लिख सकते हैं। उनकी किताब का नाम है फिलोसफिक जूलॉजी। अब उन्होंने अपना जो वाद प्रस्तुत किया है वो वाद जो है उपार्जित लक्षणों की वंशागत, ये एक पॉइंट याद रखना है। उपार्जित लक्षणों की वंशागत। उपार्जित समझते हैं। उपार्जित मतलब जो अर्जित किए जाएं वातावरण में। ठीक है, तो वही लक्षण होते हैं, उनकी वंशागत होती है। इनके हिसाब से लैमार्क, पहले कायदे से पढ़ लो, इसको समझ लो। अब इनकी आलोचना करने वाले भी बहुत मिलेंगे, बहुत खराब खराब इनकी आलोचना करी है और जो इनको सिद्ध भी किया है, गलत इनको सिद्ध किया है कई लोगों ने। ठीक है, तो ये उपार्जित लक्षणों की वंशागत, ये कहते हैं कि जो भी लक्षण जिस जाति में आते हैं वातावरण के अनुकूलित होने में, तो वही लक्षण उनकी संतानों में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये कहते हैं वही है ये उपार्जित लक्षणों की वंशागत। ठीक है, जो भी वातावरण में लक्षण किसी भी जीव अर्जित करता है वही लक्षण अपनी संतानों में पहुंचा देता है। इनके हिसाब से ये कहते हैं कि जो भी विकास हुआ है जीवों का, तो वो हुआ है जो वातावरण के प्रति। ठीक है, इन्होंने एक उदाहरण दिया है। वो उदाहरण दिया है एक जिराफ का, एक सांपों का। ठीक है, वो कहते हैं कि जो जिराफ थे वो नीची गर्दन वाले थे। ये कहानी ही समझ सकते हो, नीची गर्दन वाले थे और एकदम अचानक सूखा पड़ गया तो इनको खाना नहीं मिला। भाई जमीन में जो घास थी वो सब सूख गई, तो ये अब परेशान है क्योंकि ये शाकाहारी हैं। जिराफ कैसे हैं? शाकाहारी हैं। तो इनको खाने के लिए अब ऊंचे वाले वृक्ष तो जीवित ही रहेंगे ना। सूखा पड़ जाए तो सबसे पहले उत्पादक जो नीचे की घास होती है वो सूखती है, बड़े पेड़ जीवित रहते हैं। तो उनको उचकना पड़ा अपनी गर्दन और अगली टांगे उठाना पड़ा अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। मतलब इनके हिसाब से तब उनको जब गर्दन उन्होंने वैसे उचकाई और ऐसे उचकाते गए और उनकी गर्दन आज ऊंची हो गई और अगली टांगे लंबी हो गई। ठीक है, हम लोग भी अगर ऐसे करते उचके रहे तो गर्दन ऊंची हो जाएगी, हो जाती, पता नहीं कैसे क्यों होता है ऐसा। ठीक है, वो बताते हैं ऐसा हुआ, मतलब उनकी गर्दन इस हिसाब से ऊंची हुई क्योंकि उन्होंने प्रयोग करा, उचकना शुरू किया। और जो सर्प थे, सांपों को पूंछ जो है उनका कोई, सांपों के जो पैर थे उनका कोई काम नहीं रहा, इसीलिए वो खत्म हो गए। मनुष्य के जो पूंछ थी उसका कोई काम नहीं रहा, इसीलिए वो समाप्त हो गए। मतलब वातावरण के प्रति जिनका कोई काम नहीं होगा, जिनका कोई योगदान नहीं होगा, वो नष्ट हो जाएंगे। इनके हिसाब से जिन चीजों का यूज किया जाता है वो अगली पीढ़ी में आते हैं और जिनका यूज नहीं किया गया तो फिर अगली पीढ़ी में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सबको हाथ पैर अपने चलाने चाहिए, नहीं तो हाथ पैर नष्ट हो सकते हैं अगली पीढ़ी में, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, तो इनकी थ्योरी आप लिख सकते हैं कि गर्दन
नीची वाले थे और इनको उचकना पड़ा और ये लंबे हो गए, वातावरण के अनुकूलित हो गए। अब ऐसा माना जाए कि पहलवान होता है, पहलवान हष्टपुष्ट होता है, तो क्या उसकी औलाद भी हष्टपुष्ट होगी? ऐसा तो नहीं है। लोहार होता है, वो कितना मस्कर बनाता है, मेहनत करता है, तो उसकी औलाद भी ऐसी होती है? नहीं होती है। होता है ऐसा? तो इन्होंने कई, एक नाम है इनका बीजमान। बीजमान ने इनकी कड़ी आलोचना करी है। किसने करी है? बीजमान ने। बीजमान ने आलोचना ये करी है कि इन्होंने 20 पीढ़ियों तक जो है चूहे की पूंछ काट कर प्रजनन कराया, 20 पीढ़ियों तक, और किसी भी पीढ़ी में बगैर पूंछ का चूहा उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि लेमार जो है ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है और ये सब बेकार है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है। पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता जब तक वो कसरत ना करे। ठीक है, तो इनके हिसाब से, बीजमान के हिसाब से उन्होंने प्रयोग करके सिद्ध किया कि ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के प्रथा है कि जो फीमेल होती है उनके कान छिदाए जाते हैं, नाक छिदाई जाती है। अगली पीढ़ी में कभी देखा है कि किसी के पहले ही कान जो है छिदे हों? ऐसा कोई नहीं होता है। मुसलमानों में तो खतना होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी कब से चला आ रहा है। अब कभी ऐसा आपने सुना है कि खतने के सहित जो बच्चा उत्पन्न हुआ? नहीं हुआ। अकेले हजरत मोहम्मद साहब को छोड़कर बाकी कोई भी पैदा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इनका ये खिलाफ हो जाता है। ये कहते हैं कि जिन चीजों का जो वातावरण के हिसाब से होता है तो ये तो प्रयोग होता है। भाई कान छिदाए जाते हैं तो अगली पीढ़ी में कान छिदा हुआ तो होना चाहिए, भाई ये तो हम करते आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है तो इस हिसाब से तो फिर इसमें तो जो है पीढ़ी में चूहे की जो पूंछ है वो खत्म हो जानी चाहिए थे इनके हिसाब से। ठीक है, लेमार्क के हिसाब से, लेकिन पूंछ तो खत्म नहीं हुई, तो इन्होंने इसको गलत सिद्ध कर दिया। ठीक है, ये है लेमार्क, इनके बारे में लिखना है। दूसरे हैं डार्विन। कौन है? डार्विनवाद है। और इसके अंतर अगर पूछा जाए तो अंतर आपको इतना लिखना है डार्विनवाद का और इनका लेमार्कवाद का। उसमें जो है जिराफ लेने एक ही प्रकार के और इसमें 2 प्रकार के जिराफ लेने हैं। ठीक है, अब बताओ कौन कौन हिसाब से बेवकूफ बनाया जाता है? हम लोग बताओ इनको माने कि इनको माने हैं? कितनी थ्योरी गलत बताओ पढ़ाई जाती है साइंस में, विज्ञान में। बताओ कंफ्यूजन है पूरा। बताओ इनको सही माने कि इनको सही माने। ये कहते हैं कि नहीं एक ही प्रकार के थे जिराफ, इनकी गर्दन ऊंची हुई है जब सूखा पड़ गया तो। इनके हिसाब से जो है डार्विनवाद, ये कहते हैं, इन्होंने अपनी जो किताब लिखी है 1859 ईस्वी में, कौन सी है वो? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, जातियों की उत्पत्ति ये इन्होंने 1859 ईस्वी में लिखी है, डार्विनवाद। ये डार्विन है और चार्ल्स डार्विन, जिनका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन, और इनका नाम है लेमार्क का पूरा नाम क्या है? इनका भी पूरा नाम है, इनका चार्ल्स डार्विन है, इनका डी लेमार्क है। ठीक है, इनका डी लेमार्क है और उनका चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, तो इनके हिसाब से जो है वो 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्होंने किताब लिखी, ये याद रखना है। ठीक है, इनके हिसाब से जो है वो जिराफ जो थे वो 2 प्रकार के थे। ठीक है, जिराफ 2 प्रकार के, एक गर्दन लंबी और एक में छोटी। ठीक है, ये 2 टाइप के हैं। अब जब सूखा पड़ेगा तो कौन खत्म हो जाएगा? छोटी गर्दन वाले खत्म हो जाएंगे। इनके हिसाब से सूखा पड़ा तो छोटी गर्दन वाले ये नष्ट हो गए और लंबी गर्दन वाले जीवित रहे, जो आज भी हैं अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। अपने यहाँ जो हैं वो लाए गए हैं, यहाँ जो इसमें रखे गए हैं चिड़ियाघरों में। तो जिराफ जो है 2 प्रकार के हैं, तो इसमें इनका लिखना है
तो और इनके हिसाब से एक प्रकार के थे और इनके हिसाब से 2 प्रकार के थे। अब इनमें इन्होंने कई अपने बाद प्रस्तुत किए हैं कि ये कैसा होता है, कैसे होता है, ठीक है। इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति बताई और इन्होंने जो अपना अलग सिस्टम बताया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्होंने बताया है कि जो जातियां होती हैं, जो जीव होते हैं, उनमें अपार क्षमता होती है संतान उत्पन्न करने की, ठीक है। संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है जिससे कि जनसंख्या जो है तीव्र गति से बढ़ती है। और इन्होंने एक बीगल नामक जहाज पर यात्रा करी, बीगल नामक जहाज, ठीक है, जहाज। और इन्होंने वहां पर 13 जो जातियां देखी, फिंचे, चिड़ियाओं की 13 प्रकार की, एक ही जो जिनकी उत्पत्ति हुई थी, जिनको इन्होंने फिंचे कहा, ठीक है। फिंचे कहा तो इनको कहा जाता है डार्विन की फिंचे। क्या कहा जाता है इनको? डार्विन की फिंचे। तो डार्विन की फिंचे इन्होंने खोज करी है, जो गैलापैगोस नामक द्वीप पर इन्होंने देखा इन चिड़ियों को, जिनका विकास जो हुआ था वो एक ही चिड़िया से हुआ था। तो इनका मानना है कि जो भौगोलिक क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है, घट जाता है, और जिससे कि नई जाति की विकास हो जाता है, ठीक है। इनके हिसाब से ये लिखना है। तो इनका अंतर पूछा है तो अंतर आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। जातियों की उत्तर जीविता 6 प्रकार के इन्होंने बताया है। जातियों में जीवन संघर्ष होता है, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, जनसंख्या जब ज्यादा तीव्र गति से बढ़ेगी तो जीवन संघर्ष तो होगा ही। तो जो अपने आप को समायोजित कर जाएंगे वातावरण के प्रति वो जीवित रहेंगे, और जिन्हें समायोजन नहीं कर पाया वो नष्ट हो जाएंगे इनके हिसाब से। तो जनसंख्या तो तीव्र गति से बढ़ती है, और इनका मानना है कि जो ऊंचे जो जीव हैं उनकी वृद्धि कम होती है, जो छोटे जीव होते हैं उनकी वृद्धि ढेर होती है। हाथी है, इनका प्रजनन काल ज्यादा होता है, ठीक है, 15 या इससे भी अधिक महीने का होता है, और ये लगभग 30 वर्ष की आयु में प्रजनन करना स्टार्ट करता है, 100 वर्ष तक जीता है, 90 वर्ष तक करता रहता है, तो उनकी जनसंख्या तो लिमिटेड रहेगी, ठीक है। बाकी जो मच्छर आप देखो, उसमें मच्छरों की एकदम बहुत होती है, टोड वगैरह है बहुत अंडे देते हैं, सीपी वगैरह है जो समंदर में बहुत अंडे देते हैं हजारों, ठीक है, मक्खियां हैं बहुत अंडे देती हैं हजारों, तो उनकी एकदम बढ़ेगी। अफ्रीका के जंगलों में देखो शेर हैं वो मांसाहारी हैं, और जो उनका शिकार करते हैं जो जेबरा हैं, अगर शेर ना हो तो जेबरा तो इतने बढ़ जाएंगे तो आतंक मचा देंगे भाई। वो कहते हैं कि ये जीवन संघर्ष होता है और एक जात दूसरे के पीछे पड़ी रहती है भाई, एक जात दूसरे के पीछे पड़ेगी, उनका एक सिस्टम है, उनको तो खाना ही खाना है। अगर शेर वहां से खत्म कर दिए जाएंगे तो दूसरे जीव जो है बहुत बढ़ जाएंगे। अपने यहाँ देख लो, अपने यहाँ शेरों की संख्या कम हुई तो दूसरे जीव बढ़ गए, इसलिए बाहर से शेर मंगाए के यहाँ डाले गए जंगलों में, ताकि जनसंख्या कंट्रोल। माल्थस कहते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जनसंख्या जो होती है, माल्थस का भी इन्होंने इसमें जिक्र किया है, माल्थस भी एक अच्छे खासे माने जाने हैं। वो कहते हैं कि जनसंख्या जो है जितनी बढ़ती है बढ़ने दो, ये प्राकृतिक सिस्टम है, प्राकृतिक रूप से ये कम भी हो जाती है भाई। कोई बला बीमारी आ जाती है, वायरस आ जाता है और सब लुढ़क जाते हैं। जनसंख्या जो है वो संतुलित करना ये तो प्रकृति का काम है, प्रकृति संतुलित कर देती है। बाकी जीवों को रखा गया है भाई, शेर को रखा गया है ताकि दूसरों की जनसंख्या ना बढ़े, उनका भी काम हो जाता है, जनसंख्या भी कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि वो मांसाहारी बनाए गए हैं। तो ये सब चलता रहता है, ठीक है।